भावात्मक रूप से इतना प्रगाढ़ हो, उसकी व्यंजना इतनी तीव्र हो और उसमें सौंदर्य की कमी हो, तो वो भी कलात्मक नहीं है, आदर्श स्थिति में नहीं है। तो शब्द यानी भाव और सौंदर्य को एक आदर्श स्थिति के रूप में अभिव्यक्त करें और साथ में उसमें सौंदर्य का इनपुट इस प्रकार से हो कि वो आपके मन के अंदर एक मधुरता के साथ, एक सॉफ्टनेस के साथ में आपको वो महसूस हो, एक कल्याण का भाव उसमें होता है। और यही कारण है कि विषय किसी भी प्रकार का हो, चाहे खुशी का हो, व्यंग्य का हो, दुख का हो, करुणा का हो, रौद्र का हो, विभत्स हो, कैसा भी विषय हो, उस विषय को इस कलात्मक ढंग से इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है कि वो आपको अंततः आनंद ही प्रदान करे। आपने जैसे रस शास्त्र के अंदर कभी बात चली हो, हिंदी वालों के साथ में ये बात है, और मान लो सौंदर्य शास्त्र किसी ने पढ़ा हो तो उसको पता होगा कि किस प्रकार से सौंदर्य से रस की निष्पत्ति होती है, भाव से रस की निष्पत्ति होती है? फिर रस का साधारणीकरण किस प्रकार होता है, और रस साधारणीकरण होने के बाद में एक समान रूप का आनंद प्रदान करता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपको अगर ये कहा जाए कि आप बाज़ार जाइए, जैसे मैंने 5 बच्चों को अलग अलग मिठाई लाने को कहा, भाई तू रसगुल्ला ले आ, तू जलेबी ले आ, तू खीर चमचम ले आ, घेवर ले आ, है ना, और फिर सबको कहा कि तुम इसको खाओ, सभी मीठे हैं, स्वादिष्ट है। अब मैं पूछूंगा भाई गुलाब जामुन का जो आपका टेस्ट था, जो आपको मीठापन था, जिसमें आपको अच्छा लगा, आनंद आया, उसमें और जो जिसने रसगुल्ला खाया उसके आनंद में क्या फ़र्क है? नहीं बता सकते ना, क्यों? सभी मीठे हैं, सबका आनंद एक सा ही आ रहा है। तो रुचियाँ आपकी जरूर हो सकती है, तो विषय के रूप में आप अलग अलग रुचि के विषय ले सकते हो, लेकिन जहाँ आनंद की स्थिति है वहाँ सबको समान सा ही आनंद मिल रहा है। उसका कारण क्या हुआ? क्योंकि रस का साधारणीकरण हो गया। रस का साधारणीकरण होने से एक रूप जैसा आनंद प्राप्त होता है। और यही चित्रों में, जब आप चित्रों की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे विषय होते हैं। मैं आपके रुचि का एक उदाहरण दे देता हूँ कि कई बार आप फिल्म देखने जाते हो, सिनेमा देखने जाते हो, पिक्चर देखने जाते हो, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे विषय होते ही हैं जो काफ़ी पीड़ादायक होते हैं। बहुत सी पुरानी सामाजिक फिल्में हैं, नाम तो मैं उनके क्या लूँ, आपको भी मालूम होगा। तो बहुत सी ऐसी फिल्में हैं, पुरानी भी है, नई भी है, तो उन फिल्मों का जो पटकथा है, उनकी जो कहानी है, वो इतनी पीड़ादायक होती है, लेकिन फिर भी फिल्म सुपर हिट होती है। जैसे बागबान है, या ऐसी जो फिल्म है, एक अमृत है, या ऐसी जो फिल्में आती है जो सामाजिक विषयों को लेकर होती है, निश्चित रूप से उसमें पीड़ादायक स्थिति होती है। विषय को बहुत पीड़ा के साथ में नायक जीता है, लेकिन फिर भी अपन फिल्म उसको इतनी अच्छी लगती है कि कई व्यक्ति तो फिर दोबारा टिकट खरीद कर जाते ही हैं उस पीड़ा को झेलने। तो कहीं ना कहीं उसकी अभिव्यक्ति इतनी कलात्मक है कि वो पीड़ा भी आपको आनंद देती है। तो महज यह सोच लेना कि चित्र बनाने का उद्देश्य किसी एक विषय को वर्णित करना है, चित्र वर्णन, उसका एक वर्णनात्मक चित्र बनाना है, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी चित्र को वर्णित नहीं करना है, किसी घटना को, किसी दृश्य को उसका वर्णनात्मक स्वरूप नहीं बनाना है चित्र में, उसको भावात्मक रूप देना है। और भावात्मक रूप भी कैसा देना है कि उसमें कला की अभिव्यक्ति हो, कलात्मक अभिव्यक्ति हो। अब जैसे उदाहरण के लिए आप लीजिए कि कुछ लोग पोर्ट्रेट्स बनाते हैं ना, आप लोगों ने भी बनाए होंगे व्यक्ति चित्र। अब उस व्यक्ति चित्र को जब बनाते हैं तो सामने जो व्यक्ति बैठा होता है उसको आधार मानकर उसका चित्र बनाते हैं, और हमेशा जैसा दिख रहा है लगभग वैसा ही बनाते हैं। अगर बनता है तो बनता ही है लगभग। तो जो उस व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है, वो उसका शारीरिक, जो उसका चेहरे का जो स्वरूप है, भौतिक स्वरूप है,
और साथ में उसकी जो भंगिमा है, उसकी जो भाव मुद्रा है, उसको भी अपन उस रूप में व्यवस्थित कर देते हैं। तो ये भाव और सौंदर्य का या भौतिक स्वरूप का एक मिला जुला स्वरूप होता है पोर्ट्रेट, व्यक्ति चित्र। अनुपातिक होता है। लेकिन अब कोई व्यंग चित्रकार अगर मान लो किसी व्यक्ति का व्यंग चित्र बनाता है, तो आपने देखा होगा कि व्यंग चित्रकार इतने सिद्ध हस्त होते हैं कि वो शकल तो उसकी सच मतलब उसकी झलक तो पक्की आ जाती है, 90% तक ले आते हैं। आपको एक क्षण में देखते ही पता लग जाएगा कि अमुक व्यक्ति का चित्र है। लेकिन क्या वह चित्र अनुपातिक होता है? नहीं होता। यानी उसका सौंदर्यात्मक जो व्यक्तिगत जो उसकी सौंदर्यात्मक जो पहलू है वो उसको इग्नोर कर देता है। उस चित्र को भावात्मक ढंग से उसके चेहरे की जो भाव और मुद्रा है वो उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसको व्यंजना प्रदान करनी है, उसको एक सटायर के रूप में उस चित्र को काम में लेना है। तो वो उस चित्र व्यक्ति कैसा है वो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्ति है बस यह जानना उसके लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज़ उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो किस मुद्रा के साथ, किस भाव के साथ वो अभिव्यक्त कर रहा है। और उसका जो सटायर है, जो लिखा भी जाता है, उसके एक साइड में गोला बना कर उसके मुंह की तरफ चोंच बना देते हैं कि ये व्यक्ति, उसमें लिख देते हैं कि ये बोल रहा है। तो वो उसके जो बोलने की व्यंजना है उसके साथ में उसकी भाव मुद्रा, चेहरे की मुद्रा सम्यक रूप से मेल खाती है या नहीं खाती है, कार्टूनिस्ट ये देखता है। और जो जहाँ चेहरे का जो अनुपातिक है वो उसको नहीं देखता, तो वहाँ उसका जो मूल स्वरूप है उसका विखंडन हो जाता है और भाव अतिद्रेक रूप से अभिव्यक्त हो जाता है। तो वो अकादमिक चित्र की स्थिति में या पोर्ट्रेट की स्थिति में नहीं रहता। अच्छा, शक्ल कैसे मिल जाती है उसका एक अलग तरीका है। जो कार्टून बनाते हैं वो इस टेक्निक को बेहद ढंग से जानते हैं। वो जब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसमें चेहरे में जैसे अपन तो प्रपोर्शन ढूंढते हैं कि भाई इसका नाक लंबा है कि ललाट छोटा है कि है ना, चौरस है, अंडाकार है, ये फेस की अपन स्टडी करते हैं। वो चेहरे का अनुपात पर ध्यान नहीं देते। वो उस चेहरे की विशेषता क्या है, कंटूर्स जो निकालते हैं। किसी की मूंछ स्पेशल, उसकी मूंछ स्पेशल है कि उसका नाक स्पेशल है कि उसके कान स्पेशल है कि उसके चिकबोन्स बाहर आई हुई है या आँखें हैं। वो उन आँखों को और उन चेहरे को और उनकी जो विशेषता है उसको तो वो बहुत बेहतरीन ढंग से अभिव्यक्त करता है, लेकिन उसका अनुपात बिगाड़ देता है। अब उसमें रोचकता लाने के लिए क्या करता है कि जैसे किसी का नाक लंबा है और लंबा कर देगा, किसी की ठुड्डी बड़ी है और बड़ी कर देगा, किसी के मान लो चिकबोन्स, चेहरा चौड़ा है, चिकबोन्स बड़े दिख रहे हैं, वो उसको और एनलार्ज कर देगा। तो उन कंटूर्स को वो निकाल कर उस चेहरे की समरूपता तो नहीं आती, लेकिन उस चेहरे की चारित्रिक विशेषता वो उसमें इनपुट कर देता है, डाल देता है और साथ में भावपूर्ण मुद्रा का चित्रण करता है। तो यहाँ भी भावातिरेक रूप से हो गया। तो जैसा अपन एक सम्यक पोर्ट्रेट बनाते हैं वैसा नहीं बना पाते, उनका उद्देश्य अलग है, अपना उद्देश्य अलग है। अपन किसी विषय को लेकर जब चित्र करते हैं तो उस विषय की जो मूल भावात्मक प्रेरणा है उसका ध्यान रखते हैं और साथ में कल्याण भाव, वेलफेयर कॉन्सेप्ट भी रखते हैं। अगर वेलफेयर कॉन्सेप्ट नहीं भी रखे तो वो उसकी अभिव्यक्ति कलात्मक रूप से इतनी बेहतरीन होती है कि वो अपने आप में एक उसके अंदर निहित एक कल्याण का भाव होता है। जैसे मान लो आप किसी बुरे विषय को लेकर चित्र बना रहे हैं, मान लो किसी घटना को लेकर चित्र बना, अकाल को लेकर चित्र बनाते हैं। अकाल बुरी बात है, बड़ी पीड़ा देता है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति आप इतने सुंदर ढंग से करते हैं कि वो चित्र आपको देखने में अच्छा लगा। तो एक अंदर भाव पैदा हुआ उन लोगों के प्रति जो अकाल से पीड़ित हैं, उन लोगों के प्रति आपके मन में अगर स्नेह का, सहानुभूति का, दया का, करुणा का भाव अगर पैदा करने में वो चित्र माध्यम बन जाता है तो यह चित्र का मूल उद्देश्य होता है। तो यह तय करना कि चित्र अपन क्यों बनाते हैं।
अच्छा, चित्र का उद्देश्य तो ये हो गया कि भाई अपन चित्र जो बनाएंगे उस चित्र का कुछ ना कुछ उसका एक कलात्मक पक्ष हो और सौंदर्यात्मक उसकी अभिव्यक्ति हो, भावों का और स्वरूप का एक सम्यक संतुलन हो और वह आनंद प्रदान करे, सुख प्रदान करे। यह एक चित्र बनाने का मूल रूप से प्रयोजन हो गया। अब इस उद्देश्य को लेकर आपको उसकी कलात्मक विशेषताओं को इनपुट करना है। जैसे आपके ने किसी एक घटना को देखा या किसी व्यक्ति को देखा, तो उसको लेकर आपने चित्रित किया। तो चित्र के अंदर जब आप चित्र बनाते हैं और उस चित्र को लोग देखते हैं, एग्जिबिट भी आप करते हैं या देखते हैं, तो वो चित्र उन लोगों को तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, तब ज़्यादा प्रभावी होगा जब वो उसको अपने नज़दीक समझेंगे। उसके लिए आपको विषय को और वस्तु को सिंप्लीफाइड करना पड़ता है, साधारणीकरण रूप देना पड़ता है, उसको एक शैली के रूप में भी ढालना पड़ता है। आपने अगर देखा हो तो भारतीय चित्रकला, जिसके बारे में विश्व स्तर पर दो बातें बहुत प्रसिद्ध हैं उसकी विशेषताओं को लेकर, आप लोग भी परिचित होंगे कि एक तो भारतीय जो कला है, चाहे वो आप प्रागैतिहासिक से लेकर आधुनिक काल तक ले लें, कंटेम्प्रेरी काल तक ले लें, उसकी एक विशेषता है कि उसमें एक नरेशन होता है। आप कितना भी एब्स्ट्रैक्ट बना लेंगे, लेकिन भारतीयों की एक मानसिकता होती है, उसमें कोई ना कोई नरेशन कोई ना कोई कथ्य अवश्य होता है। तो अदृश्य रूप में भी वो कथ्य दिख जाता है। जो चित्रकार है, कला समीक्षक है, समालोचक है, वो भारतीय अमूर्त चित्रों में भी कथ्य देख लेते हैं। और जो फिगरेटिव पेंटिंग्स है उनमें तो निश्चित रूप से दिख ही जाता है, अमूर्त में भी वो कथ्य ढूंढ लेते हैं। दूसरी जो भारतीयों की विशेषता है या भारतीय चित्रकला की विशेषता है वो है हम व्यक्ति को आदर्श मानकर चित्र नहीं बनाते, हम व्यक्तित्व को आदर्श मानकर चित्र बनाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, चाहे आप मूर्तिकला नहीं पढ़ी होगी, लेकिन जिन्होंने प्रतिमा शास्त्र पढ़ी है, तो कला को, मूर्तिकला को भी किस शानदार ढंग से एक शैलीगत और सिंप्लीफाइड फॉर्म में, एक रिदमिक फॉर्म में उसको चित्रित किया गया है। अजंता के चित्र देख लीजिए, उसी के आधार पर जैसे आपने बने हुए हैं, जो अजंता ने आपके चित्र देखे आप लोगों ने, तो उन चित्रों के अंदर एक व्यक्ति का जो वैशिष्ट्य है वो उसके व्यक्तिगत कारण के द्वारा नहीं है, उसके भौतिक कारण के द्वारा नहीं है। उसका जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने के लिए उसके चित्र का निर्माण किया जाता है। तो ये जो दो विशेषताएं हैं, ये भारतीय कला की अपने आप में पूरे विश्व विख्यात करने वाली विशेषताएं हैं, और ये आपको भी ध्यान में होनी चाहिए। अब इन विशेषताओं की बात मैं क्यों कर रहा था? क्योंकि हम व्यक्ति को महत्व नहीं देते, व्यक्तित्व को महत्व देते हैं। तो उस जैसे ही व्यक्तित्व को महत्व देंगे तो उसका रूप का हम साधारणीकरण कर देते हैं, और साधारणीकरण करने से उसकी सर्वग्राह्यता बढ़ जाती है। जैसे अगर जिन्होंने सौंदर्य शास्त्र पढ़ा है, प्लेटो को, अरस्तु को पढ़ा है, या मान लो जिसने दर्शन को पढ़ा है, तो जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे प्रत्यय होता है, उसको कॉन्सेप्ट कहते हैं, तो वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य और एक होता है विशेष। लेकिन जब सर्वग्राह्यता की बात करेंगे तो सामान्य जो प्रत्यय होता है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मैंने कहा गाय, तो आपके दिमाग में गाय का एक खाका खड़ा हो गया, बिंबु उद्भूत हो गया, हुआ कि नहीं? तो ये गाय का एक सामान्य कॉन्सेप्ट है, प्रत्यय। दूसरा मैं आपको कहूँ कि सफ़ेद गाय, तो अब आपके दिमाग में एक ऐसा खाका बना, एक ऐसा बिंब उद्भूत हुआ जो सफ़ेद गाय को परिभाषित कर। अब आप ही बताएं कि जब गाय का कहा तो उसका विस्तार और विशालता ज़्यादा थी,
या विशेष सफ़ेद गाय की। सफ़ेद गाय अपने एक विशेष दायरे में सीमित हो गई और गाय का जो सामान्य कंसेप्ट था उसमें सफ़ेद गाय भी थी, उसमें काली गाय भी थी, उसमें लाल गाय भी थी, उसमें चितकबरी गाय भी थी, पट्टेदार, वो छबकेदार। तो विशाल स्वरूप किसका हुआ, सर्वग्राह्यता किसकी हुई, साधारण की। अब ये दार्शनिक उदाहरण हो गया, नहीं समझ में मैं एक सामान्य उदाहरण भी देता हूँ। जैसे आप लोग संयोजन पढ़ के आए हैं, पेंटिंग और पढ़े, इतना तो जानते ही है कि विषय दे दिया जाता है और उस विषय पे चित्र बनाया जाता है। अब जैसे आपको चित्र बनाने का कहा कि एक पनिहारिन का चित्र बनाओ, पनिहारिन का मतलब पानी लाने वाली। अब लोग पुराने समय को स्मृतियों में लिए हुए चलते हैं, जीते हैं, तो ज़्यादातर लोग